Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel G Star Education. This is a platform of meaningful and comprehensive learning. हम बात कर रहे थे साइको एनालिटिक थ्योरी की पिछले कुछ वीडियोस में और आज हम आ चुके हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर पे इस थ्योरी के। जी हाँ दोस्तों, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का और लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद में ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर और मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको मज़ा आने वाला है। इस थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस बताई थी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जो कि हम गो थ्रू करते हैं एज आर एज इंक्रीजेस। तो जब जब एक इंसान पैदा होता है तो वहाँ से लेकर के जब वो 1 साल का होता है तब वो ओरल स्टेज से गुजरता है, देन 1 to 3 ईयर्स एनल स्टेज से गुजरता है, फिर 3 to 6 ईयर्स के बीच में फेलिक स्टेज से गुजरता है, एंड देन 6 to 13 ईयर्स के बीच में वो लेटेंट स्टेज से, एंड देन 13 टिल डेथ, यानी कि 13 के बाद वो ताउम्र जो है जेनेटल स्टेज से गुजरता है। अब क्या होती है ये स्टेज और क्या है इस थ्योरी के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। दोस्तों आइए नज़र डाल लेते हैं उन कुछ बातों पर पे जो फ्रॉइड ने इस थ्योरी के बारे में कही थी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड बिलीव्ड दैट पर्सनालिटी मेनली डेवलप्स इन दी फर्स्ट 5-6 ईयर्स ऑफ लाइफ। यानी कि दोस्तों अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, शुरुआती जो 5-6 साल होते हैं किसी भी इंसान के, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि हमारी जो शुरुआत की 3 स्टेजेस थी, ऑरल, एनल एंड फेलिक, ये 3 स्टेज जो है 0 to 6 ईयर्स ऑफ स्पैन के अंदर ख़त्म हो जाती है और ये 3 स्टेज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। एवरी स्टेज हैज़ अ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और नीड। यानी कि दोस्तों हर एक स्टेज के अंदर जो है एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, क्योंकि उस स्टेज के अंदर हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। इसे आप एक चैलेंज भी मान सकते हो कि एक चैलेंज होता है हर एक स्टेज के अंदर, जिसे हमें सफलतापूर्वक सक्सेसफुली जो है उसे पार करना होता है और उस स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिशन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड प्रॉपरली, हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप्स। अगर उस स्टेज में, किसी भी स्टेज के अंदर जो चैलेंज होता है, जो नीड होती है, वो अगर सही तरीके से सही समय पर पूरी हो जाती है और हम उसे सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, तो हमारी एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है आगे चल करके। ठीक है, यानी कि जब हम बड़े होएंगे तो हम एक अच्छे इंसान और एक परिपक्व इंसान बनेंगे, एक अच्छी तरह से हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। इफ़ कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व प्रॉपरली, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी रिमेन्स स्टक एट दैट स्टेज, दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन। यानी कि दोस्तों अगर कन्फ्लिक्ट्स जो है वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हमारे पर्सनालिटी का कुछ भाग जो है वो स्टक हो जाता है। कहाँ पर पे? इन दैट स्टेज, एट दैट स्टेज, और इस अवस्था को बोलते हैं फिक्सेशन। यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हम किसी स्टेज को सक्सेसफुली पार नहीं कर पाते हैं, उसकी डिमांड्स को, उसमें जो नीड्स थी हमारी, उसको अच्छी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो वहीं अटक जाता है उन नीड्स को लेकर के, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आने वाले टाइम पर। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी कुछ आदतें ऐसी हो जाती है जो संबंधित होती हैं उस स्टेज से जिसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसको बोलते हैं वहीं पर पे अटक जाना। हम वहीं अटक जाते हैं और हमारा जो है डेवलपमेंट आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो उस चीज़ को, उस स्टेज में जो चीज़ पूरी नहीं हो पाई थी, उसके दुष्परिणामों को आगे लेकर के चलता है। दोस्तों अब जो पार्ट इस थ्योरी का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है लिबिडो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सेंट्रल टॉपिक टू दिस थ्योरी। ठीक है, फ्रूइड की जो पूरी साइकोएनालिटिक थ्योरी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लिबिडो। क्या होता है लिबिडो, आइए चर्चा करते हैं इस बात पर। The psychological energy that drives human instincts, desires and pleasure seeking behavior। यानी कि दोस्तों लिबिडो एक ऐसी साइकोलॉजिकल एनर्जी है, ऐसी एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो किसी इंसान की प्रवृत्तियां, उसकी डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं और उसके प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, यानी कि आनंद को खोजने वाला व्यवहार को बढ़ावा देती है, उसे एक्टिवेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ चटपटा खाना है, ठीक है, मुझे कहीं घूमने की इच्छा हो रही है,
ठीक है, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के पीछे कौन काम कर रहा है? लिबिडो नाम की एक साइकोलॉजिकल एनर्जी, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा काम कर रही है। और मैंने इसकी एक और डेफिनेशन लिखी है, द इनर एनर्जी दैट पुशेस अ पर्सन टुवर्ड्स प्लेजर, सेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। यानी कि एक ऐसी अंदरूनी ऊर्जा जो एक इंसान को आनंद, संतुष्टि और मानसिक संतुष्टि, सॉरी, भावनात्मक संतुष्टि, इमोशनल फुलफिलमेंट, इनको प्राप्त करने के लिए पुश करती है, उन्हें, किसी इंसान को जो है इन सब चीजों को ढूंढने के लिए धकेलती है, ताकि हम इन सब चीजों को पाने की कोशिश करें और एक आनंद की प्राप्ति कर सके। अब दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इड के बारे में, हमारे पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो कि प्लेजर सीक करता है, यानी कि आनंद को ढूंढता रहता है। हमेशा जहां भी आनंद दिखेगा उधर को भागेगा। बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, किसी के साथ घूमने चले गए, गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, फलाना फलाना फलाना। तो भैया फिर ये क्या है? थोड़ा सा दोनों में सिमिलरिटी फील हो रही होगी आपको, लेकिन दोनों चीज़ों में एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। दोनों चीज़ें अलग है। पहली बात तो ये एक साइकोलॉजिकल ऊर्जा है और इट जो है वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दोनों में ये रिलेशनशिप है कि लिबिडो जो है बेसिकली वो फ्यूल है और हमारा इट जो है वो इंजन है। इंजन को काम करने के लिए चाहिए होता है फ्यूल, इसीलिए इट को जरूरत पड़ती है लिबिडो नाम के फ्यूल की, ताकि इट जो है अपना काम कर सके। यानी कि दोस्तों, इट जो है वो एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के पीछे जो काम करने वाली ऊर्जा है वो है हमारी लिबिडो ऊर्जा। समझ में आया? यानी कि दोस्तों, हमारे अंदर एक ऊर्जा उठती है जो सिग्नल भेजती है इड को कि भैया इड, प्लेजर सीख करो, आनंद ढूंढो, ये सब करो। यानी कि करता तो कौन है? इड, लेकिन नीचे से सिग्नल कौन भेज रहा है? इड को एक्टिवेट कौन कर रहा है? इड को ऊर्जा कौन दे रहा है? लिबिडो। ठीक है, तो लिबिडो जो है वो एक फ्यूल है इड के लिए, ताकि इड जो है वो एक्टिवेट हो सके और अपने काम पे लग सके और आपको भटका सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा व्हाट इज लिबिडो एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इड एंड लिबिडो। अब दोस्तों, ये जो लिबिडो है ना, इसी के ऊपर ये सारी थ्योरी घूमती है और हर एक जो स्टेज है, यानी कि ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट, जेनेटल, उन सभी स्टेजेस के अंदर जो कनेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिबिडो। ये जो लिबिडो है, लिबिडो एनर्जी, ये हर एक स्टेज के अंदर हमारे किसी बॉडी पार्ट के ऊपर कंसंट्रेटेड होती है और हर एक स्टेज को महत्वपूर्ण बनाती है। और इसी लिबिडो की वजह से जो है एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, हमारी एक कह सकते हो चैलेंज की, चुनौतीपूर्ण अवस्था जो है वो हर एक स्टेज के अंदर हमको देखने को मिलती है और फिर हमें उस चुनौती से निपटना होता है। ये सब बातें हम आपको डिटेल में, विस्तार से, आराम से बताएंगे आगे चल करके। अभी आप समझ लीजिए कि हर एक स्टेज जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की, उन सब में लिबिडो का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों की, जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब थे, उन्होंने लिबिडो को क्या कहा था? सेक्सुअल एनर्जी कहा था। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, व्हाट इज सेक्सुअल एनर्जी? सेक्सुअल एनर्जी इज लिबिडो, यानी कि द साइकोलॉजिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट, डिजायर्स एंड प्लेजर सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, तो जो आमतौर पर आज के ज़माने में सेक्सुअल एनर्जी का मतलब निकाला जाता है, वो जो अपोजिट सेक्स की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, वो जो एनर्जी होती है उसको सेक्सुअल एनर्जी बोला जाता है। लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग सेक्सुअल एनर्जी का मतलब था वो लिबिडो से था, जो कि जन्म से ही किसी इंसान के अंदर मौजूद होती है और प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन हर एक स्टेज को। और ये जो पार्ट है इस थ्योरी का, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको आप समझ सकते हैं कि वो एक इंट्रोडक्शन था इस थ्योरी का, या फिर कह सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको समझाए थे कि क्या क्या चीज़ें हैं इस थ्योरी में। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज़ ऑल दीज स्टेजेस वन बाय वन इन डिटेल। तो शुरू करते हैं हमारी पहली स्टेज, जिसका नाम है ओरल स्टेज। ठीक है, अब ओरल स्टेज, ये स्टेज जो है ये स्टार्ट होती है हमारे जन्म से और चलती है 18 महीनों तक, यानी कि लगभग 1.5 साल की उम्र तक।
इसमें जो प्लेजर एरिया होता है यानी कि इरोजिनस जोन, वो होता है माउथ। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको कहा था दोस्तों कि हमारा जो लिबिडो है वो हर एक स्टेज के अंदर किसी ना किसी बॉडी पार्ट पर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो इस स्टेज के अंदर हमारा जो लिबिडो है यानी कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी, इसको सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था लिबिडो, वो बच्चे के माउथ पर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। इसीलिए इस रीजन को कहा गया है प्लेजर एरिया, और प्लेजर एरिया को ही सिगमंड फ्रॉइड ने बोला इरोजिनस जोन। ठीक है, तो इरोजिनस जोन यानी कि वो एरिया जहाँ पर पे लिबिडो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्टिवेटेड है, वो रीजन इस वक्त माउथ होता है। ठीक है, और इसीलिए बच्चे के लिए उस वक्त प्लेजर की एक्टिविटीज़ क्या होती है? सकिंग, बाइटिंग, च्यूइंग एंड फीडिंग, यानी कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ के चूसेगा, उसे चाटेगा, उसे खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसे पकड़ेगा, मुंह में डालेगा। ये सब चीज़ें जो है इनसे बच्चा प्लेजर लेता है, आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि उसका लिबिडो इस वक्त माउथ पर पे है। अब यही चीज़ उसके लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी। मेन कन्फ्लिक्ट यानी कि जो मेन संघर्ष होता है वो होता है वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो आदत होती है बच्चे की किसी भी चीज़ को चूसने की, उसको मुंह में लेने की, अंगूठा चूसता रहता है, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग की उसको आदत लग जाती है, बच्चे को दूध पीने की आदत पड़ जाती है, उसको धीरे धीरे छुड़वाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वीनिंग। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ना धीरे धीरे, उसे कहा जाता है वीनिंग। और ये एक मेन संघर्ष है, यानी कि दोस्तों इस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से माँ बाप को करना होता है। ठीक है, इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि माँ बाप को जो है ना तो ज़्यादा जल्दबाजी करनी है, ना ही बहुत लेट इस चीज़ को छुड़वाना है। ठीक है, यानी कि बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे बहुत ज़्यादा केयर मिल रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ना ही उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसके माँ बाप जो है वो बहुत केयरलेस है, उसके पास आसपास कोई नहीं है उसकी मदद करने वाला। ठीक है, तो बच्चे की जो इच्छाएं होती है, डिज़ायर्स होती हैं, वो पूरी करनी होती है एक लिमिट के अंदर सही तरीके से, और धीरे धीरे जो है उससे ये चीज़ छुड़वानी भी होती है। जो चूसने की आदत है उसकी धीरे धीरे उसकी छुड़वानी भी होती है, लेकिन सही तरीके से। हेल्दी रिजोल्यूशन यानी कि अगर सही तरीके से ये काम हो जाता है तो उसके जो एडवांटेजेस होंगे, जो अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो ये होंगे कि चाइल्ड डेवलप्स ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, बैलेंस एंड ऑप्टिमिज्म। एक बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, विश्वास की भावना पैदा होगी। डिपेंडेंसी बैलेंस यानी कि बच्चा जो है वो दूसरों पर डिपेंड कम रहेगा और सेल्फ रिलायंट बनेगा, और ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड भी नहीं रहेगा, और अच्छा मतलब उसका एक बैलेंस बना के चलेगा वो डिपेंडेंस पे, कितना लोगों पर डिपेंड रहना है, कितना नहीं रहना। एंड ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? देखो दोस्तों, ये गुण क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर बच्चे की सभी डिज़ायर्स जो हैं वो सही समय पे पूरी हो रही है, तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ, मेरे आसपास कुछ लोग हैं ऐसे, मेरा माँ बाप है या फिर जो भी केयर गिवर्स हैं, वो मुझे समय समय पर मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बच्चे को एक विश्वास की भावना डेवलप होती है उसके अंदर कि हाँ ठीक है, मेरे नीड्स को पूरी करने वाला कोई है। लेकिन यही नीड्स जो है ओवरली एक्सेसिवली फुलफिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा नीड्स पूरी करना, या फिर कह सकते हैं जल्दी नीड्स पूरी करना भी गलत होता है। वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्यों। अब इसमें फिक्सेशन होता है। ठीक है, फिक्सेशन होता है यानी कि बच्चा अटक जाएगा इस स्टेज पे। कब? इफ नीड्स आर ओवरली सेटिस्फाइड और अंडर सेटिस्फाइड। यही है वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं, उसे दूध पीना है, ठीक है, उसे कोई भी खिलौना चाहिए, या फिर वो अंगूठा चूस रहा है, उस अंगूठा चूसने मज़ा आ रहा है, तो वो भी उसकी नीड है, वो भी उसकी डिज़ायर है। किसी चीज़ को मुंह में ले लिया, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, तो वो सभी जो उसकी डिज़ायर्स हैं, वो नीड्स, उसकी जो नीड्स हैं, अगर वो ओवर सेटिस्फाइड हो गई यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई उसको, तो भी उसके लिए ये समस्या खड़ी हो जाएगी फिक्सेशन की। और अगर उसको ये चीज़ें कम मिली, यानी कि माँ बाप ने उसको वो सब नहीं दिया जो चाहिए था, यानी कि फॉर एग्जांपल बच्चे को दूध पीने की इच्छा थी पर उसे समय समय पर दूध नहीं मिल पाया, ठीक है, उसकी माँ ने उसको दूध अच्छे से नहीं पिलाया सही समय पर जब उसको ज़रूरत थी तब, और जैसे बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो फट उसका जो हाथ है वो खींच लिया, ठीक है ना, तो मतलब उसकी जो नीड्स थी वो सही समय पर पे अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसको कहेंगे अंडर सेटिस्फाइड। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो है बेसिकली बच्चा उस स्टेज पर अटक जाता है, और उसके दुष्परिणाम जो है उसे बड़े होने के बाद में भुगतने पड़ते हैं, और वो यहाँ लिखे हुए हैं। पॉसिबल एडल्ट ट्रेट्स क्या होंगे? स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग, एक्सेसिव टॉकिंग, ज़्यादा बातें करना, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करेगा,
ठीक है। तो ये सब ट्रेट्स होते हैं, अगर वो क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ओवर सेटिस्फाइड हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसकी नीड्स जल्दी जल्दी पूरी हो गई, तो दूसरों पर डिपेंड करेगा। अगर उसको हर चीज़ें फटाफट मिल जाएगी तो उसके मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि मेरे पास हमेशा लोग रहते ही हैं, तो उसका जो खुद पे निर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ रिलायंट होने की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाएगी, वो दूसरों पर डिपेंड करेगा। और अगर अंडर सेटिस्फाइड रह गया तो उसे ऐसा फील होगा कि ना उसके पास कोई नहीं है उसको जो उसकी नीड्स को पूरी कर सके, और उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, एक मिसट्रस्ट की भावना पैदा होगी। तो इस तरीके से ये जो उसकी प्लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको सही तरीके से करवाना होता है बच्चे को, और धीरे धीरे छुड़वाना होता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी अगली स्टेज पर इसका नाम है एनल स्टेज, जो कि स्टार्ट होती है आफ्टर ओरल स्टेज फ्रॉम 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स। इसके अंदर जो हमारा मेन प्लेजर एरिया होता है, इरोजिनस जोन होता है, जहाँ पर लिबिडो कंसंट्रेटेड होता है, वो अब हो चुका है एनस, यानी कि एनस पर पे अब हमारा लिबिडो शिफ्ट हो चुका है। पहले कहाँ पे था, माउथ पर पे। एनस इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम विच यू एक्सक्रीट योर बॉडी वेस्ट। तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड डेराइव्स ग्रेट प्लेजर फ्रॉम डूइंग सुसु एंड पॉटी, ठीक है। यानी कि इस स्टेज के अंदर आने के बाद में बच्चा जो है, चूंकि उसका जो इरोजिनस जोन है अब वो एनस है, इसलिए अब वो सुसु पोटी करके जो है प्लेजर फील करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अब आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो कहीं भी उन्होंने सुसु कर दिया, कहीं भी उन्होंने ये सब कर दिया, कभी पलंग पे कर दिया, कभी कहीं गोदी में थे तो गोदी में कर दिया, तो अक्सर ऐसा आपने देखा होगा। तो जैसे ही बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है, सुसु पोटी करना। तो अब यहाँ पर पे जो मेन चीज़ है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। दिस स्टेज मेनली रिवॉल्व्स अराउंड टॉयलेट ट्रेनिंग। अब टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है, माँ बाप या फिर केयर गिवर्स के लोग जो है अपने बच्चे को सिखाते हैं टॉयलेट यूज़ करना, ठीक है। उनको सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पर पे की जाती है, जिसका नाम होता है वॉशरूम कह लो या शौचालय कह लो या फिर कुछ और कह लो। उनको ये सिखाया जाता है कि टॉयलेट कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से पब्लिक प्लेसेस पर पे उनको कंट्रोल करना सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, और इसी को कहा जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग। इन सिंपल लैंग्वेज टॉयलेट यूज़ करना सिखाया जाता है। अब यहाँ पर पे मेन कन्फ्लिक्ट क्या है, मेन संघर्ष क्या है, चाइल्ड मस्ट लर्न सेल्फ कंट्रोल, क्लीनलीनेस, सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब दोस्तों थ्रू टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा यहाँ पर पे सीखता है सेल्फ कंट्रोल, क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई रखना, और सोशल एक्सपेक्टेशंस यानी कि दूसरों की जो डिमांड्स हैं, जो सोसाइटी के सामने हमें हरकतें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है वो यहाँ पर बच्चा सीखता है थ्रू टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है ना। लेकिन यही जो है उसके लिए एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जब वो ये चीज़ सीख रहा होता है तो उसकी एक सही मात्रा, अगेन फिर से हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब उसको उसके माँ बाप सिखा रहे हैं टॉयलेट ट्रेनिंग, तो गलती इस बात की नहीं होनी चाहिए कि वो उसे ज़्यादा भी नहीं सिखा दे और ना ही थोड़ा केयरलेस मैनर में सिखाएं। आगे जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। अब इसमें हेल्दी रेजोल्यूशन क्या है, यानी कि अगर सक्सेसफुली वो इस कन्फ्लिक्ट से निकल जाता है और टॉयलेट ट्रेनिंग को सीख लेता है अच्छे से प्रॉपर वे में, तो हेल्दी रेजोल्यूशन यानी कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्दी वे में पर्सनालिटी पे। उसकी पर्सनालिटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी, रिस्पॉन्सिबल बनेगा बच्चा और सेल्फ कंट्रोल्ड बनेगा, सब काम वो एकदम व्यवस्थित रूप से करेगा, डिसिप्लिन रहेगा उसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिम्मेदार बनेगा, और सेल्फ कंट्रोल्ड यानी कि आत्म अनुशासन रहेगा उसके अंदर, ठीक है, अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से यहाँ पर पे सीख लेता है। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ अब शुरू होती है फिक्सेशन, ठीक है, यानी कि अटक जाना। अब वो इस स्टेज में अटक सकता है जब या तो उसे स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाएगी या फिर लीनियंट टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाएगी, यानी कि या तो उसके माँ बाप ने काफ़ी स्ट्रिक्टली उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई है या फिर बहुत ज़्यादा लीनियंट वे में टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई है। लीनियंट मतलब केयरलेस वे में, ठीक है ना, एकदम छोड़ दिया उसको, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उसके टॉयलेट ट्रेनिंग पे, और तो उसको कहते हैं लीनियंट। तो बात कर लेते सबसे पहले स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग की। अगर स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई गई यानी कि उसके माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उसको डांटा, जब भी उससे गलती होती थी, जैसे मान लो उसने कहीं पलंग पर सुसु कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी बच्चे को, और उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है इस चीज़ के लिए
ट्रेन किया गया, तो वो भी खराब है। और उसके जो दुष्परिणाम है वो है ये एक्सेसिवली नीट, यानी कि दोस्तों बच्चा जो है बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखेगा, उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाएगा सफाई से। हल्की सी भी उसको गंदगी जो है वो परेशान कर सकती है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो उसे काफ़ी जो है एक्सेसिवली नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट पसंद आएगा। और स्टबर्न बन सकता है, यानी कि जिद्दी। परफेक्शनिस्ट, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करेगा, मतलब हर चीज़ को जो है परफेक्ट चाहिए। अगर उसे खाना चाहिए तो वो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, अगर उसके पास गाड़ी है तो वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। वो खुद की भी जो पर्सनालिटी है, खुद की जो जैसे फॉर एग्जांपल अपीयरेंस है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कपड़े एकदम परफेक्ट होने चाहिए, हल्की सी भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मिजरली मतलब कंजूस बनेगा। और अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस मैनर में करवाएगी है, उस पर ध्यान नहीं दिया उसके मम्मी ने, वो कहीं भी सुसु कर रहा है, कहीं भी पोटी कर रहा है, माँ बाप जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा केयरलेस वे में हुई है, तो बच्चे के अंदर ये वाले गुण डेवलप होंगे। बच्चा जो है वो केयरलेस बनेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड बनेगा, मेसी बनेगा और रिबेलियस बनेगा। अब देखो एक एक करके समझाता हूँ। केयरलेस का मतलब आप समझते हो, लापरवाह बनेगा। डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित, यानी कि चीज़ों को एकदम अव्यवस्थित रूप में रखी हुई है, कोई उसका वो नहीं है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में चीज़ों को नहीं करता है, एक व्यवस्थित ऑर्डरली मैनर के अंदर किसी भी चीज़ को नहीं करेगा, सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा। मैसी का मतलब होता है जो गंदे तरीके से रहता है या फिर गंदगी फैलाता है, तो उसे गंदगी फैलाएगा वो, ठीक है, उसे जो है गंदगी में रहना ही पसंद आएगा। और रिबेलियस मतलब होता है कि दूसरों की बात नहीं मानने वाला, ठीक है, दूसरे जो कहे ना उसकी हमेशा अपोजिट रहना, दूसरों की कम सुनेगा, खुद की चलाएगा, खुद को जो है हमेशा दूसरों से ऊपर रखेगा, तो ये होता है रेबेलियस का मतलब। दिस इज ऑल एनल स्टेज। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज की, इसका नाम है फेलिक स्टेज। और फेलिक स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 3 years ऑफ एज एंड एंड्स एट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। 3 से 6 साल के बीच में ये स्टेज जो है देखने को मिलती है। अब हमारा जो मेन प्लेजर एरिया है, यानी कि इरोजिनस जोन जो है वो शिफ्ट हो चुका है जेनाइटल रीजन पे, यानी कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर पे अब लिबिडो चला गया है, लिबिडो कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। अब क्या मतलब है इसका, जेनाइटल रीजन पे जो है वो लिबिडो चला गया है, इसका क्या मतलब है? अब बच्चा जो है उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा जेनाइटल रीजन के ऊपर। अब इस स्टेज में आने के बाद में बच्चा जो है वो ये जानने की कोशिश करता है कि बॉय क्या होता है, गर्ल क्या होती है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा इसके पहले, क्योंकि जब बच्चा 3 साल से छोटा होता है तो वो इतना नहीं समझता है कि भाई अच्छा देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मेल एंड फीमेल, वो इतना नहीं समझता है। जब वो इस स्टेज में पहुंचता है तब वो इस बात को जानने की कोशिश करता है, उसे पता लगता है कि अच्छा मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ। वो अपने जो जेनिटल रीजन है उसको चेकआउट करता है और वो इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करता है कि आखिर व्हाट इज़ बॉय एंड व्हाट इज़ गर्ल, और खुद की जेंडर आइडेंटिटी को भी पता करने की कोशिश करता है। तो दिस स्टेज इज ऑल अबाउट बेसिकली टू आइडेंटिफाई दैट हु एम आई, इधर बॉय और अ गर्ल, ठीक है, और मेरे रोल्स क्या हैं समाज में, मैं कौन हूँ एज अ जेंडर, ठीक है, क्या मैं मेल हूँ या फिर फीमेल हूँ। तो ये चीज़ जो है बच्चा फिगर आउट करता है इस स्टेज के अंदर, क्योंकि उसका लिबिडो चला गया है जेनिटल रीजन के ऊपर। और यहाँ पर पे हमारा बच्चे का जो मेन गोल रहेगा वो ये रहेगा कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना और जो सोशल रूल्स है उनको समझना, और मॉरलिटी का प्रिंसिपल भी वो इस स्टेज में समझता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्टेज में होने वाले कन्फ्लिक्ट की, यानी कि संघर्ष की। चिल्ड्रन डेवलप अनकॉन्शियस इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पे जो संघर्ष होने वाला है बच्चे के सामने, उसका हिस्सा पेरेंट्स भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड ने कहा दोस्तों कि जो बच्चा होता है वो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट की तरफ तो जो है अटैचमेंट फील करता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करता है और उनसे प्यार भी करता है। लेकिन जो सेम सेक्स पेरेंट होता है उनको अपना दुश्मन समझता है, अपना प्रतिद्वंदी समझता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे अगर बॉय हैं तो वो अपनी मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करेगा इमोशनली, और अपने फादर को जो है राइवल समझेगा, प्रतिद्वंदी समझेगा, उन्हें दुश्मन समझता है। और सेम गर्ल के लिए जो है अपोजिट हो जाता है। गर्ल चाइल्ड जो है बेसिकली वो फादर को
काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करती है, लेकिन मदर को अपना राइवल समझती है, अपना प्रतिद्वंदी समझती है। तो दोस्तों जो बॉयज़ के सामने जो संघर्ष होता है, ये जो हमने बात करा अभी, इसको कहा गया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यानी कि बॉयज़ के अंदर होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स के अंदर होता है इलेक्टर कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर अ बॉय फील्स वेरी अटैच्ड टू मदर and unconsciously sees father as a rival, and in a girl feels very attached to father and see mother as rival। तो गर्ल्स के अंदर इस संघर्ष की स्थिति को नाम दिया गया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड बॉयज़ के अंदर नाम दिया गया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पे जो लड़का है, मान लो अगर बॉय है, तो वो अपने फादर को राइवल क्यों समझ रहा है, मतलब जो अपना सेम सेक्स पेरेंट है उसको राइवल क्यों समझता है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। यहाँ पर पे जो बॉय चाइल्ड है दोस्तों, वो ऐसा सोचता है कि उसके पापा जो हैं वो उसकी मम्मी के ज़्यादा क्लोज हैं और मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस बच्चा फील करता है, बॉय चाइल्ड फील करता है टुवर्ड्स मदर, एंड वो अपने फादर को सोचता है कि जो मेरे पापा हैं वो मेरे और मम्मी के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके मन में एक राइवलरी वाली फीलिंग होती है अपने पापा के लिए। अब ये अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड एक नेचुरल प्रोसेस है। वहीं गर्ल्स के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि गर्ल्स जो है वो अपने फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील करती है, अपने पापा के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करती है, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। और अपनी मम्मी को जो है राइवल समझती है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी मम्मी जो है वो उनके पापा को उनसे छीन लेगी। इस टाइप की जो फीलिंग है वो यहाँ पर आती है। तो बेसिकली बॉय चाइल्ड जो है वो अपने पापा को अपना दुश्मन टाइप समझता है, और यहाँ पर गर्ल जो है वो काइंड ऑफ कह सकते हो आप कि एक एनिमी की तरह अपने मम्मी को समझती है गर्ल चाइल्ड। अब दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि कास्ट्रेशन एंग्जाइटी नाम की चीज़ जो है वो इस वक्त बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। कास्ट्रेशन एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक ऐसी चिंता जिसके अंदर जो हमारा बॉय चाइल्ड है उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि उसे बच्चे को कभी भी पनिशमेंट मिल सकती है अपने पापा से। ऐसा बॉय चाइल्ड को फील होता है। और गर्ल्स के अंदर जो गर्ल चाइल्ड है बेसिकली उसको हमेशा अनकॉन्शियस एक डर बैठा रहता है दिमाग में कि उसकी मम्मी उसे जो है कभी भी पनिशमेंट दे सकती है, पनिश कर सकती है, ठीक है, दंड मिल सकता है। अब ये जो अनकॉन्शियस डर होता है, फियर होता है एक बच्चे के अंदर, उसे कहा गया है कास्ट्रेशन एंग्जाइटी। अब ये जो कास्ट्रेशन एंग्जाइटी है दोस्तों वो बच्चे को इसलिए फील होती है क्योंकि बच्चा जो है वो अपने फादर को, बॉय के केस में फादर को जो है राइवल समझता है, अपना प्रतिद्वंदी समझता है। तो वो सोचता है कि ना उसके पापा उसको कभी भी पनिश कर सकते हैं, ठीक है, डांट सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो उसे डर बैठा रहता है दिमाग में, और गर्ल चाइल्ड के मन में मदर के लिए डर रहता है एक। तो इसी को कास्ट्रेशन एंग्जाइटी कहा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर बच्चा इस संघर्ष से, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कैसे निकलता है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले बॉय चाइल्ड की, तो बॉय चाइल्ड जो है वो चूँकि उसे पता है कि पापा जो है उनको ज़्यादा अटेंशन मिलता है मम्मी का, और उसको ऐसा फील होता है, और मम्मी जो है वो उसे कम प्यार करती है, पापा को ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ जो बच्चा जिस प्यार की बात कर रहा है वो इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहा है, इमोशनल प्यार की बात कर रहा है, ना कि जो बड़े लोगों के बीच में प्यार होता है उसकी बात कर रहा है। तो उसके लिए जो है जो इमोशनल अटैचमेंट है वो उसे लगता है कि पापा के लिए ज़्यादा है मम्मी का, उसके लिए कम है, तो वो अपने पापा को राइवल समझता है। अब इस स्थिति से बाहर आने के लिए, चूँकि जो बॉय चाइल्ड है वो पापा को रास्ते से हटा तो नहीं सकता ना, मार थोड़ी देगा उनको जान से, तो वो क्या करता है अपने पापा को कॉपी करने लग जाता है, उनकी तरह दिखने की कोशिश करता है, उनकी तरह ड्रेसिंग स्टाइल करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, उनकी जो भी हैबिट्स हैं वो कॉपी करेगा। क्यों? ताकि उसे बच्चे को उसकी मम्मी का अटेंशन ज़्यादा मिल सके। जो अटेंशन पापा को मिलता है मम्मी से, वही मम्मी से अब बच्चे को मिल जाएगा, ऐसा बच्चे को लगता है, बाय कॉपिंग पापाज बिहेवियर, पापाज लाइफस्टाइल। और इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, है ना। हमने डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि किसी को कॉपी करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चा जो है वो अपने पापा को कॉपी कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बच्चा रिजॉल्व कर लेता है बाय आइडेंटिफाइंग विद सेम सेक्स पेरेंट। और सेम गर्ल चाइल्ड के साथ होता है। गर्ल चाइल्ड जो है वो चाहती है कि उसे ज़्यादा अटेंशन मिले उसके पापा का, तो वो मम्मी को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, मम्मी को रास्ते से हटा नहीं सकती, लेकिन वो मम्मी की तरह दिखने की कोशिश करती है, मम्मी की तरह बनने की कोशिश करती है, ताकि मम्मी वाला टेंशन भी उसे मिल सके और वो पापा के ज़्यादा क्लोज हो सके, ठीक है। इमोशनली यहाँ पर बात हो रही है, इमोशनल अटैचमेंट की बात हो रही है।
उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से बच्चा जो है वो कोशिश करता है इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की, और ये करते वक्त बच्चा बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली सीख जाता है, जिसकी बात अब हम करने वाले हैं। हेल्दी रिजोल्यूशन पर हम आ चुके हैं। चाइल्ड रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बाय आइडेंटिफाइंग विद सेम सेक्स पेरेंट। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि सेम सेक्स पेरेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, वो कॉपी करता है और रिजॉल्व करने की कोशिश करता है इस इशू को। थ्रू दिस चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग मॉरल वैल्यूज, रूल्स एंड जेंडर रोल्स। दोस्तों मॉरल वैल्यूज के बाद लिखा है डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। यानी कि दोस्तों जब बच्चा आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है अपने पापा को, फॉर एग्जांपल अगर बॉय चाइल्ड की बात करूं, तो जब वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है तो अपने पापा को कॉपी करता है। अपने पापा, उसके पापा जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रोल्स निभा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको ध्यान से देखता है। तो वो ये करते वक्त, आइडेंटिफिकेशन करते वक्त मॉरल वैल्यूज़ को सीख जाता है, नैतिक कर्तव्यों को सीख जाता है। क्योंकि जब बॉय चाइल्ड अपने पापा को देखता है कि उसके पापा जो है वो पौधों को पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और दिन भर में जब वो अपने पापा को नोटिस कर रहा होता है तो वो सही और गलत के बारे में भी जान रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। थ्रू कॉपिंग हिज फादर एंड आइडेंटिफाइंग हिज फादर्स पर्सनालिटी, बच्चा जो है बेसिकली वो सही गलत और समाज के रूल्स वगैरह भी सीख जाता है। ठीक है, सेम अप्लाइज टू गर्ल चाइल्ड। जब गर्ल चाइल्ड जो अपनी मम्मी को फॉलो करती है तो वो अपनी मम्मी की सारे बातों को ध्यान सुनती है, और उनके जो दैनिक काम हैं, जो मम्मी की लाइफ स्टाइल है, मम्मी जो भी काम करती है उनको ध्यान से देखती है गर्ल चाइल्ड, तो वो जो है बेसिकली मॉरल वैल्यूज़ को भी सीख जाती है। ठीक है, कि एक फीमेल की क्या मॉरल वैल्यूज़ होती है, एक फीमेल की एक सोच क्या होती है, वो सब बातें जो है सीख जाती है। और साथ में समाज के रूल्स वगैरह क्या होते हैं वो भी वो समझ जाती है गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जेंडर रोल्स जो है, जेंडर रोल्स मतलब कि जो काम बॉयज़ को करने होते हैं और जो काम गर्ल्स को करने होते हैं उसे बोलते हैं जेंडर रोल्स। तो बच्चा जो है अगर वो बॉय चाइल्ड है तो अपने पापा को ध्यान से देखता है कि पापा दिन भर में क्या काम कर रहे हैं, तो वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसके पापा, वो बेसिकली जेंडर रोल्स में आ गए। तो इस तरीके से बच्चा समझता है कि अच्छा मेरे जेंडर रोल्स क्या होंगे, मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी, मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो और इसी तरीके से जो गर्ल चाइल्ड है वो अपनी मम्मी को देखती है कि वो दिन भर में क्या काम कर रही हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है और किस तरीके से मम्मी रहती हैं समाज में। और इस तरीके से बाय नोटिसिंग वेरी क्लोजली एवरीथिंग, जो गर्ल चाइल्ड है वो समझ जाती है कि सोसाइटी के अंदर एक फीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके जेंडर रोल्स क्या होते हैं, उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। और यही तरीका होता है दोस्तों जिससे बच्चा जो है वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को फाइंड आउट करता है कि समाज में उसकी क्या पोजीशन है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा हेल्दी रेजोल्यूशन। अब हम बात करेंगे फिक्सेशन की नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिक्सेशन की। इफ़ द कन्फ्लिक्ट इज नॉट रिजॉल्व प्रॉपरली देन द पॉसिबल एडल्ट ट्रेट्स आर दीज। दोस्तों अगर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम का जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो बच्चों के सामने होता है इस स्टेज के अंदर, अगर उससे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर उनके सामने ये समस्याएं आ सकती है। क्या है ये समस्याएं? एक्सेसिव नीड फॉर अटेंशन। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फेलिक स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली अपनी अपोजिट सेक्स पेरेंट का अटेंशन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड ही इज काइंड ऑफ डूइंग कॉम्पिटिशन विद सेम सेक्स पेरेंट। अगर लड़का है तो अपने पापा के साथ कॉम्पिटिशन करता है मम्मी के लिए, ठीक है, और लड़की के लिए अलग, लड़के के लिए अपोजिट होता है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, फेलिक स्टेज के अंदर बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है। अब चूंकि फिक्सेशन हो चुका है, बच्चा सही तरीके से उस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाया है, वो अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाया है, तो उसकी जो अटेंशन की नीड थी, नीड फॉर अटेंशन, वो जो है अधूरी रह जाती है। ठीक है, फिक्सेशन हो चुका है, वो वहाँ पे अटक चुका है। तो अब जो है आगे चल करके जब वो बड़ा होगा तब भी वो अटेंशन पाने की कोशिश करेगा लोगों की। दूसरा है वेनिटी, यानी कि ओवर कंसर्न विद अपीयरेंस, यानी कि अपने अपीयरेंस को लेकर के काफ़ी चिंतित रहना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेलिक स्टेज के अंदर जो है बच्चा अपनी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो फाइंड आउट करता है कि आखिर वो क्या है, वो कौन है, और अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करता है। अब चूंकि फिक्सेशन हो चुका है, बच्चा वहाँ अटक चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी सेल्फ इमेज अच्छे से बना नहीं पाता। ठीक है, तो उसके मन में आगे चल करके जब वो बड़ा होता है तो इस फिक्सेशन की वजह से उसके मन में खुद के प्रति हमेशा डाउट्स रहते हैं कि आखिर वो कैसा दिख रहा है, क्या वो अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा,
आखिर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है या नहीं है। अब दोस्तों अगला है ओवर कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी। अब दोस्तों चूंकि बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली एक कंपटीशन में लगा रहता है अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ में, तो इस वजह से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सीकिंग अटेंशन एंड ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट ऑलवेज। वो कोशिश करता है उस स्टेज के अंदर पे कि वो बेटर हो सके और ज़्यादा जो है अच्छा बन सके। तो अब जो है अगर बच्चा उस स्टेज पर अटक जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सेल्फ वर्थ की कमी हो जाती है, उसके अंदर खुद की एबिलिटीज़ को लेकर के डाउट्स पैदा हो जाते हैं। और चूंकि वो उस स्टेज को सही से पार ही नहीं कर पाया तो वो डाउट्स जो है आगे चल करके एडल्टहुड में भी दिखाई देते हैं और फिर उसे एक अंदर से इनसिक्योरिटी फील होती है। अब या तो बच्चा जो है उसके वो जो है क्लियरली मान लेता है कि वो इनसिक्योर है, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है एडल्टहुड के अंदर कि भाई मैं जो है मेरे अंदर क्षमता कम है, मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ किसी चीज़ को करने के अंदर, तो उसके अंदर जो है इनसिक्योरिटी रहती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान होता है वो एडल्टहुड में इस इनसिक्योरिटी को दबाने के लिए अनकॉन्शियसली ओवर कॉन्फिडेंस दिखने की कोशिश करता है। अब दोस्तों अगला है रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, बच्चा जो है उस स्टेज के अंदर कंटिन्यूसली अपने एक पेरेंट के साथ तो कंपटीशन करता रहता है, ठीक है, उनसे बेटर बनने की कोशिश करता रहता है और एक पेरेंट का अटेंशन सीख करता है। तो उस वक्त जो है बच्चे के मन में अपने जो सेम सेक्स पेरेंट है उसके लिए एक जेलेसी वाली फीलिंग कह लो, राइवलरी वाली फीलिंग जो है वो रहती है। अब चूंकि बच्चा उस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाया है तो वो सक्सेसफुली चूंकि उस स्टेज में अपने दोनों पेरेंट्स के साथ में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं बना पाया था, इसीलिए जब वो बड़ा होता है तो फिर बड़ा होने के बाद भी वो किसी और के साथ में बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं बना पाता है। वो जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाता है दोस्ती का फॉर एग्जांपल, तो वहाँ भी वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर ले आता है बीच में, जेलेसी वाली फीलिंग हो गई, ठीक है, खुद को कम समझना। तो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं, रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टीज देखने को मिलती है।